नमस्कार मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है सल्फ्यूरिक एसिड। सभी जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक रसायन है। मित्रों, सल्फ्यूरिक एसिड के जो अन्य नाम हैं वे हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसे कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी कहा जाता है, इसको बैटरी एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये बैटरियों में इस्तेमाल होता है, और इसे मैटिंग एसिड भी कहा जाता है, और साधारण तौर पर हम इसको H2SO4 के नाम से जानते हैं। मित्रों, इतना इम्पॉर्टेंट है ये, उसका इस्तेमाल बहुत प्रकार के कामों में किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण मेटल्स की सफाई के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ऑयल की अशुद्धि दूर करने में किया जाता है, और विभिन्न रसायनों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अनेक प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। हम घरों में कपड़े धोते हैं, उस डिटर्जेंट के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इससे भी कहीं ज़्यादा अनेक चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये इतने काम की ये चीज़ है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? सबसे पहला तो है ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन गंधहीन होता है, जैसे कि पानी के समान, और जब इसमें अशुद्धियाँ मिक्स हो जाती है तब इसका रंग पीला से लेकर डार्क ब्राउन तक हो सकता है। और ये शरीर के ऊतकों के लिए तीव्र संक्षारक होता है। एक बार अगर शरीर में पड़ जाए तो बुरी तरह जला देता है, गला देता है। और मित्रों, अगर इसमें हम आग लगाने की कोशिश करते हैं तो ये जलता नहीं है, ये अज्वलनशील है। लेकिन जब इसमें पानी डाला जाता है तो तीव्र अभिक्रिया करता है, अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, और इतना अधिक ऊष्मा होता है कि वो उबलने लगे और आसपास छिटकने लगे, जिससे कि वो और भी खतरनाक हो जाता है। मित्रों, जब इस सल्फ्यूरिक एसिड को ज्वलनशील पदार्थों के साथ क्रिया कराई जाती है तो फिर अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, और इससे आग भी उसमें लग सकता है। और ये अधिकतर धातुओं के साथ क्रियाशील है, खास करके 90% से कम इसकी अगर कंसंट्रेशन या सांद्रता हो जाए तो ये मेटल से या दूसरे पदार्थों से ज़्यादा अभिक्रिया करती है। जब ये पानी से क्रिया करती है तो फिर ज्वलनशील और विस्फोटक हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ज़्यादा वाष्पशील नहीं होता है। मित्रों, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करते हैं, किसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, तो किन किन सावधानियों की हमको ज़रूरत है? सबसे पहला तो है संपर्क में आने की संभावना जिस व्यक्ति को है उसको अनेक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हैंड ग्लव्स, कवर ऑल, हैंड ग्लव्स जो कि हाथों के लिए इस्तेमाल होता है, और कवर ऑल जिससे पूरे शरीर को हम बचा सकते हैं रसायनों के छिड़काव से, और गॉगल्स जिससे हम आँखों को बचा सकते हैं, फेस शील्ड जिससे हम चेहरे को बचा सकते हैं। इन सभी का प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड के हैंडलिंग के समय ज़रूर करना चाहिए। और जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हमको शरीर को अच्छी प्रकार से पानी से धो लेना चाहिए। अगर एक भी ड्रॉप कहीं पे रह गया, या चाहे वो कितने ही कम सांद्रता का हो, लेकिन वो आपके शरीर को ख़राब करना शुरू कर देगा, उसको जलाना गलाना धीरे धीरे शुरू कर देता है। मित्रों, जब भी इसका स्टोरेज किया जाना है या इसको कहीं पे इस्तेमाल किया जाना है तो हवादार स्थानों का प्रयोग करना चाहिए, और जिन कंटेनरों में ये रखा हुआ है वो कंटेनर को अच्छी प्रकार से बंद होना चाहिए। और अगर हवा का आना जाना सही प्रकार से नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे स्थानों में श्वसन तंत्र की सुरक्षा हेतु हमको सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि BA सेट हो सकता है, या फिर दूसरे केमिकल कार्ट्रिज टाइप नोज़ मास्क हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो वाष्प होते हैं वो श्वसन के द्वारा अगर लंग्स में चले गए तो बहुत खराबी पैदा कर सकते हैं। मित्रों, इस सल्फ्यूरिक एसिड को वातावरण में मिश्रित बिल्कुल भी ना होने दें। हवा में, पानी में अगर ये चले जाए तो ये बहुत ज़्यादा खराबी पैदा कर सकता है, और अगर ये कहीं छिड़क जाए, ज़मीन में फैल जाए तो फिर अवशोषण का प्रयोग करना चाहिए। इसको अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत से मटेरियल रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, या मिट्टी के प्रयोग से भी इसका अवशोषण किया जा सकता है। और इसके भंडारण के लिए या स्टोरेज के लिए कोरोसिव रेजिस्टेंट कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके अंदर भी प्रतिरोधी परत लगी होती है। इसी का प्रयोग करके इसको सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। मित्रों, अगर ये खतरनाक रसायन शरीर के संपर्क में आता है तो क्या क्या नुकसान कर सकता है, इसको भी हम एक नज़र डालते हैं। अगर ये त्वचा के संपर्क में आता है तो गंभीर क्षति करता है, बुरी तरह जल जाता है, गल जाता है, और अगर आँखों में अगर ये रसायन पड़ जाए तो भी गंभीर नुकसान कर सकता है, अंधापन भी संभव है। और अगर मिस्ट के संपर्क में आ जाए दांत
को दांतों को भी नुकसान कर सकता है। और अगर श्वास के साथ अंदर चले जाए तो फिर फेफड़ों में जलन, घाव इत्यादि हो सकता है, श्वास में तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकता है, शब्द विकार हो सकते हैं, फेफड़ों की सूजन हो सकती है और प्राण घातक भी ये हो सकता है। और अगर श्वास के साथ अंदर गया तो अगर अस्थमा के कोई मरीज है तो उसको श्वास लेने में तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। ये अगर दांतों के संपर्क में आता है तो दांतों में छेद हो सकता है और इसके जो इनेमल परत है उसको ये कमज़ोर कर सकता है। और अगर ये पेट में चला गया तो फिर मुंह, गला, भोजन नली, पाचन तंत्र और पेट को भी गंभीर नुकसान कर सकता है। और अगर मुंह के अंदर जाते समय या उल्टी करते समय अगर ये फेफड़ों में एसिड चले गया तो फिर फेफड़ों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकता है। लगातार एसिड के वातावरण में जो लोग रहते हैं उनको आँखों में जलन होने लगती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों का रंग भी बदल जाता है। और श्वसन नली में बाहरी पदार्थों को जो रोकने की क्षमता होती है वो भी नष्ट होने लगती है। और अगर लगातार कुछ लोग संपर्क में लंबे समय तक आते हैं तो उनको कैंसर का खतरा भी है। ये वातावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। अगर ये जल में मिल गया तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पौधे इत्यादि हैं, उन सभी को ये नष्ट कर सकता है। ये अन्य खतरों में कह सकते हैं कि अगर ये मेटल के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी बुरी तरह करोडेट कर सकता है, खराब कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया है और बुरी तरह तकलीफ़ में है तो उसको किस प्रकार से हम राहत पहुंचा सकते हैं, उसकी चिकित्सा में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आँखों में अगर ये एसिड छिटक जाता है तो फिर बड़ी मात्रा में पानी के धार से लगातार 30 मिनट तक कंटिन्यू धोते रहें और साथ ही चिकित्सकीय सहायता भी प्राप्त करें। और अगर शरीर में छलक जाए तो फिर जो भी दूषित कपड़े हैं उनको तुरंत उतार कर फेंकें और जो प्रभावित त्वचा है उस पर पानी के फव्वारे से लगातार कई मिनट तक उसको धोएं और तुरंत चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करें। अगर श्वसन के साथ अंदर चला गया और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ताज़ी हवा में ले जाएं और आसानी से सांस लेने में उसकी मदद करें। और मुंह के मार्ग से अगर वो अंदर चला गया तो फिर मुंह को तुरंत पर्याप्त पानी से धोएं, उसको उल्टी न करवाएं, अपितु चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करें। और अगर ये केमिकल छलक गया या बह गया तो हम क्या कर सकते हैं? यदि संभव हो तो तुरंत बहाव के स्रोत पर सुरक्षित तरीके से नियंत्रण स्थापित करें ताकि बहाव रुक जाए। अगर किसी वाल्व से लीकेज हो रहा है तो उसको नियंत्रण स्थापित करें, अगर कहीं से और लीकेज हो रहा है तो उस जगह को नियंत्रण स्थापित करें ताकि बहना जितना जल्दी हो सके वो रुक जाए। और छलके हुए एसिड को आगे बहने से रोकने की कोशिश करें। चारों तरफ से घेरा बना दें मिट्टी इत्यादि के माध्यम से या किसी भी तरीके से ताकि वो आगे न जाए। और अनावश्यक लोगों को उस ओर जाने से रोकें। अगर कोई व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ गया तो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और इस एसिड का जो बहाव है उसको किसी प्रकार से पानी के स्रोत तक या पानी का कोई बहाव कहीं से जा रहा है तो उस तक पहुंचने से रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर संभव हो तो बहाव के जो अतिरिक्त मात्रा है जिसको हम सुरक्षित तरीके से वापस ले सकते हैं तो उसको पंप की सहायता से एसिड टैंक तक वापस पहुंचा दें। और जो बचे हुए एसिड है जिसको हम न तो उठा सकते हैं न तो वापस पंप कर सकते हैं तो ऐसे एसिड को अल्कली मटेरियल से न्यूट्रलाइज कर दें, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा एस या चूना पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जब चूना पत्थर या सोडा एस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हवादार वातावरण आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जिससे कि सफोकेशन होने की संभावना, इसलिए हवादार स्थान में ही इनका प्रयोग करें। जब भी न्यूट्रलाइज करते हैं उसके बाद उसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए खुला छोड़ दें। उसके पश्चात ही मिट्टी आदि अब्जॉर्बेंट का या अवशोषक मटेरियल का इस्तेमाल करके उसको सोख लें और उस अवशोषित मटेरियल को फाइनल डिस्पोजल के लिए इस हेतु बनाए गए और लेबल लगाए गए कंटेनर में रखवा दें और इसे स्थानीय जो नियम है या क्षेत्रीय नियम है या जो राष्ट्रीय नियम है उसके अनुसार डिस्पोजल हेतु भेज दें। जो कर्मी सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करते हैं उनको किस प्रकार की सुरक्षा सावधानियां रखना है? सबसे पहला, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हैंड ग्लव्स, कवरऑल, गॉगल्स, फेस मास्क आदि का प्रयोग करें। दूसरा, जो भी सुरक्षा वस्त्र है वो इस प्रकार से पहनना है कि जैसे उनकी जो पतलून है वो बाहर हों और गमबूट अंदर हों और सुरक्षा वस्त्र पतलून के बाहर हों और वे इन किए हुए ना हों।
और जो आस्तीन है वे भी दास्ताने के बाहर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर पहना जाता है तभी ये ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो भी गॉगल्स आँखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो पूरी तरीके से पैक्ड होने चाहिए, या फिर गॉगल्स के ऊपर फेस शील्ड को पहन ले तब भी ये अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगर मिस्ट या फ्यूम ये खतरनाक स्तर तक होने की संभावना है तो फिर श्वसन सुरक्षा के साधनों का इस्तेमाल करें, जैसे कि केमिकल फिल्टर, फेस मास्क का प्रयोग करें, BA सेट का प्रयोग करें, और कार्यस्थल पर कुछ भी खाने या पीने से बचें। सही तरीके से हाथ, मुंह आदि धोकर ही कुछ खाएं। जब भी मिलाना हो एसिड को पानी में मिलाएं, न कि पानी को एसिड में, अन्यथा उच्च ताप व दाब पैदा होकर एसिड उछल जाएगा और ख़तरनाक हो जाएगा। और वातावरण को भी एसिड के खतरों से बचाना जरूरी है। इसके लिए जलीय और स्थलीय जंतुओं और पौधों के संपर्क में आने से बचा करके रखना आवश्यक है। और इस पदार्थ को जल और थल में बिल्कुल भी न बहने दें। जो सीवर लाइन है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उनसे भी इस केमिकल को नहीं मिलना चाहिए। और जहाँ पे इस प्रकार के केमिकल का स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे भी कुछ हमको सुरक्षा सावधानियाँ आवश्यक होती है। सबसे पहला है कि सूखे और ठंडे स्थानों में इनको स्टोर करके रखना चाहिए। दूसरा, हवादार वातावरण हो या फिर लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया जाए। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मतलब कि जो किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थों को स्रोत से ही खींच करके बाहर कर देता है और न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसको भेज सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए। बहुत से पदार्थ इनकम्पेटिबल होते हैं, यानी कि उसके कांटेक्ट में आते ही बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार के जो अनकम्पेटिबल पदार्थ हैं, दूसरे केमिकल्स हैं जिससे कि खतरनाक अभिक्रिया हो सकती है, उनसे दूरी बना करके रखना आवश्यक है। और इस एसिड को पानी के संपर्क से भी दूर रखें, क्योंकि जैसा बताया गया था कि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है और उबलने लगता है। और एल्कली पदार्थों से भी दूर रखें, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो मित्रों, इन सभी बातों का ध्यान रख करके हम सुरक्षित तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक रसायन को भंडारित कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो आप तक सबसे पहले तुरंत पहुंच जाए। एक ज़रूरी सूचना, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग भी इसको अभी सब्सक्राइब करने वाले हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट मेरे अगले वीडियो में ज़रूर किया जाएगा। तो इसे तुरंत अभी सब्सक्राइब करें जिन्होंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यहाँ जो भी जानकारी बताई गई उसका राइटअप भी सब्सक्राइबर को दिया जाएगा, जो इसे तुरंत सब्सक्राइब करते हैं उनको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर करके आप भेज दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस मुझ तक पहुँचा दीजिए। मैं आपको इसका ई-बुक, सल्फ्यूरिक एसिड का ई-बुक आपको ज़रूर भेजूंगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।